यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमले तेज कर दिए। हालांकि कीव पर अभी रूस का कब्जा नहीं हुआ। इस बीच यूक्रेन ने रूस पर फास्फोरस बम के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, यूक्रेन ने रूस पर फास्फोरस बम के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। रूसी सेना ने यूक्रेनी राजधानी कीव पर जबरदस्त हमला किया है। रूसी सेना कीव के बाहरी इलाकों में ये हमले कर रही है। यूक्रेन ने रूस पर फास्फोरस बम के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, रूस यूक्रेन युद्ध से जो युद्ध अब यूक्रेन की राजधानी कीव के निकट चल रहा है। ज़बरदस्त हमले की तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरह से बमबारी के बाद ज़बरदस्त धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है और इस धुएं के गुबार से समझा जा सकता है कि कीव में किस तरह ज़बरदस्त इस समय रूसी और यूक्रेनी सेना के बीच युद्ध चल रहा है। लगातार पिछले 27 दिनों से ये युद्ध चल रहा है और इसकी वजह से पूरा यूक्रेन धीरे धीरे खंडर में तबाह होता जा रहा है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत बने हुए हैं इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ। नीरज हमारे साथ रूस की राजधानी मॉस्को से सीधे जुड़े हुए हैं। लगातार हमले नीरज हो रहे हैं, रूस लगातार हमले कर रहा है कीव पर। अब कीव के बाहर ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है। पिछले 27 दिनों से हम लगातार सुन रहे हैं कि कीव पर बस अब कब्जा कर लेगा रूस, लेकिन कड़ी टक्कर मिल रही है यूक्रेन की सेना से। बिल्कुल विकास, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये लगातार ये सवाल खड़ा हुआ है कि एक महीना होने को आ गया है अब इस युद्ध को, कि रूस आखिरकार चाहता क्या है, पुतिन का प्लान क्या है, क्यों नहीं वो किस तरह से इस पर जो उन्होंने हमले किए हैं यूक्रेन के ऊपर किया है, उस पर किस तरह से जो निर्णायक जीत है वो क्यों नहीं हासिल कर पा रहे हैं। क्या वाकई में जो रूस की मंशा जो है वो सिर्फ कीव पर यानी कि यूक्रेन पर सिर्फ दबाव बना के रखना है, पूरी दुनिया पर इस तरह के हमले करके, जो उन्होंने कहा कि स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस कर रहे हैं, डायरेक्ट वॉर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ चुनिंदा जगहों पर जो है अटैक किए जा रहे हैं, या फिर यूक्रेन की सेना जो है कड़ा मुकाबला दे रही है, जैसा कि आपने खुद कहा, क्योंकि उनको सपोर्ट भी मिल रहा है, वेपन्स भी मिल रहे हैं और यूक्रेनी सेना का जो मनोबल है वो भी दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं कि किस तरह से है। और एक महीने तक दुनिया की सबसे बड़ी जो पावर मान सकते हैं, सुपर पावर कहा जाता है रूस को, रूसी सेना को, उसको रोके हुए है। तो क्या ये बड़ा कारण हो सकता है? ये जानने के लिए ही जो एबीपी न्यूज़ की टीम, मैं और मेरे कैमरामैन मान यहाँ पहुंचे हैं मॉस्को में। ऐसे समय में पहुंचे हैं जब पूरी दुनिया का जो मीडिया है, जो इंटरनेशनल मीडिया एजेंसीज हैं या न्यूज़ चैनल्स हैं, वो छोड़कर जा चुके हैं। विकास यहाँ से जा चुके हैं, मॉस्को से, रूस से जा चुके हैं। ऐसे समय में एबीपी न्यूज़ यहाँ पर पहुंचा है ये जानने के लिए, और क्योंकि इस तरह की रूस की तरफ से लगातार इस तरह का आरोप लगाए जा रहे थे कि जो दुनिया भर की जो मीडिया है वो वेस्टर्न मीडिया से जो प्रभावित है, जो डायरेक्ट रिपोर्टिंग यहाँ से नहीं हो रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे। एबीपी न्यूज़ की टीम पहुँची है यहाँ पर ये जानने के लिए कि आखिरकार रूस के हालात कैसे, क्योंकि सैंक्शंस भी लगे हुए हैं रूस के ऊपर। यहाँ पर रशिया में, मॉस्को में, राजधानी में किस तरह के हालात हैं, किस तरह से लोग यहाँ पर इस युद्ध को देख रहे हैं, ये जानने के लिए ही एबीपी न्यूज़ की यहाँ पर टीम पहुँची है। और ये भी जानने के लिए कि क्रेमलिन यानी कि पुतिन का प्लान क्या है, क्या चाहते हैं वो यूक्रेन से, पूरी दुनिया से, क्यों एक महीने तक जो जंग है वो लंबी खिंचती जा रही है, ये सब जानने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। विकास बिल्कुल नीरज, आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। नीरज जो कि मॉस्को में मौजूद हैं और हमारे साथ न्यूज रूम से प्रणय उपाध्याय जुड़ गए हैं, जो कि खुद यूक्रेन में मौजूद रहे। कीव में उन्होंने कई स्थितियों को करीब से देखा, कीव ही नहीं बल्कि यूक्रेन के कई क्षेत्रों में प्रणय पहुंचे थे और उन्होंने वहां की स्थितियों को देखा। प्रणय, सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि रूस लगातार कीव और आसपास के क्षेत्रों में हमला कर रहा है और रूस एक बात और ऑलरेडी स्पष्ट कर चुका है कि हमें कब्जा नहीं करना है, तो फिर क्या करना है? यह सवाल अभी तक बना हुआ है कि आखिर रूस चाहता क्या है। रूस चाहता है जिया कि वो अपनी शर्तों पर यूक्रेन को मनवाए। उसकी शर्तें हैं, पहली बात ये कि क्राइमिया को रूस का हिस्सा माना जाए, दोन्यास्क और लुहांस्क के जो इंडिपेंडेंट रिपब्लिक रूस ने जिन्हें रिकॉग्नाइज किया, जो कि पूर्वी हिस्सा है यूक्रेन का, उसे उन्हें इंडिपेंडेंट रिपब्लिक माना जाए। और साथ ही डीमिलिटराइजेशन ऑफ यूक्रेन, यानी यूक्रेन की स्थिति एक डीमिलिटराइज स्टेट की हो, वो किसी तरीके से रूस के लिए सैनिक खतरा न बन पाए। ये वो डिमांड्स हैं जो कि बातचीत की मेज पर गोमेल के अंदर रखी गई, बेलारूस में जो बातचीत हुई उसके अंदर, या अंतालिया के अंदर जो रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई उसमें रखी गई। लेकिन मसला इस चीज पे फंसा हुआ है कि अगर आप रूस की रणनीति देखें तो वो दोन्यास्क लुहांस्क के इलाके से लेकर इधर मारियोपोल के पास से लेकर ओडेसा के इलाके तक, या ऊपर चेर्नोबिल से लेकर नीचे खैरसन के इलाके तक, यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक वो एक दबाव बनाए हुए है। वो कीव को दोनों तरफ से, पूरा भी नहीं पश्चिम की तनों की तरफ से घेरे हुए है। साथ ही उसने जो पूरा सी कोस्ट है यूक्रेन का
वो ब्लॉक कर दिया है। यानी विशुद्ध रूप से रूस की रणनीति फिलहाल कब्जा करके या यूक्रेन को हथिया के या यूक्रेन को अपने में शामिल करने की कतई नहीं है। रूस की पूरी रणनीति इस चीज की है कि दबाव लगातार बना के रखा जाए यूक्रेन पे, ताकि यूक्रेन रूस की शर्तों पर बातचीत के लिए राजी हो। और अगर आप देखें तो बीते कुछ दिनों के अंदर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बयानों के अंदर जो अंतर आया है, उन्होंने अब कहना शुरू कर दिया है विकास की वो नाटो में शामिल नहीं होना चाहते हैं, किसी तरीके से रूस के लिए खतरा नहीं है। लेकिन कल रात का बयान अगर आप देखें ज़ेलेंस्की का, तो ज़ेलेंस्की एक बात जरूर कह रहे हैं कि हम हारेंगे नहीं, हम हथियार नहीं डालेंगे, हम लड़ते रहेंगे, आखिरी बुलेट तक लड़ते रहेंगे। मारियोपोल के अंदर भी उन्होंने कहा कि मारियोपोल में हम हथियार नहीं डालेंगे, जबकि रूस की तरफ से कहा गया था कि अगर सरेंडर कर दें और यह इलाका वहां से यूक्रेन की सीमा छोड़कर चली जाए तो फिलहाल रास्ता निकल सकता है। तो इस तरीके से फिलहाल टकराव बना हुआ है जब तक कि समाधान की मेज पर दोनों के बीच में कोई रजामंदी नहीं होती। जी प्रणय, आपके पास और नीरज आपके पास अपडेट के लिए आएंगे हम, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुए युद्ध को तकरीबन 1 महीना होने वाला है। अब तक युद्ध का कोई भी नतीजा नहीं निकल सका है। रूसी सेना मजबूत स्थिति में जरूर दिखाई दे रही है, अभी भी यूक्रेन रशिया का सामना पूरी मजबूती से कर रहा है। दिखाते हैं युद्ध के 28वें दिन का क्या हाल है। मारियोपोल में रूस को मिला मुंहतोड़ जवाब। सैन्य ठिकानों पर हमले का यूक्रेन ने लिया बदला। शहर के बीचों बीच टैंक से हमले की ये तस्वीरें यूक्रेन के मारियोपोल की हैं। टैंक से हमला करते ये यूक्रेनी सेना की टुकड़ी है जो रूसी ठिकानों पर हमला कर रही है। कुछ घंटे पहले ही रूसी सेना ने मारियोपोल में स्थित यूक्रेनी सेना के ठिकानों को नष्ट किया था, जिसकी ड्रोन तस्वीरें सामने आई थी। मारियोपोल से लेकर रूस ये दावा भी कर रहा है कि उसने शहर पर कब्जा कर लिया है, लेकिन यूक्रेन की आर्मी ने उन पर लगातार हमले कर साबित कर दिया है कि रूस के लिए मारियोपोल अभी दूर है। मारियोपोल में रूसी सेना पर यूक्रेन के हमले की दूसरी तस्वीर देखिए, कैसे यूक्रेनी आर्मी ने रूसी नाव को अपना निशाना बनाया। इस नाव में रूस के सैनिक सवार थे जो शहर के दूसरी तरफ जा रहे थे। पहले से घात लगाए यूक्रेनी सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया, जिससे कुछ ही सेकंड्स में नाव पूरी तरह से धुएं में बदल गई। हमले के बाद यूक्रेनी आर्मी ने इसका जश्न भी मनाया। Есть, сука! Вправо он идет, видишь его? हमले की कुछ ऐसी ही तस्वीरें यूक्रेन की राजधानी कीव से भी आई हैं, जहां यूक्रेन की तरफ से मोर्चा संभाल रहे शेख मंसूर बटालियन ने कीव में दाखिल होने की कोशिश करती रूसी सेना के छक्के छुड़ा दिए। तस्वीरों में देखा जा सकता है कैसे शेख मंसूर बटालियन मजबूती से रूसी सेना का मुकाबला कर रही है। रूसी सेना कीव में लगातार दाखिल होने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन 28 दिन बाद भी कामयाबी नहीं मिल पाई है। हमले की इस तस्वीर को देखिए, ये यूक्रेन के उत्तरी पूर्व में बसा क्रामाटोर्स्क शहर है, जिसे रूसी सेना ने अपना निशाना बनाया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूसी सेना ने इस हमले के लिए फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया है। यूक्रेन की सेना हर मोर्चे पर रूस से मुकाबला करने की कोशिश में लगी हुई है। उसके बावजूद यूक्रेन की बर्बादी को रोकने में उन्हें नाकामी हाथ लगी है। अंतरिक्ष से ली गई ये तस्वीरें यूक्रेन की तबाही का सबूत दे रही हैं। सैटेलाइट से ली गई इन तस्वीरों को देखिए,
कैसे जगह जगह शहर से धुआं निकल रहा है। सैटेलाइट तस्वीरें जारी कर अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि रूस ने यूक्रेन को बर्बाद कर दिया है। रूस में अपने सभी कारोबार पर रोक लगा दी है। फ्रांस के बैंक क्रेडिट एग्रीकोल ने रूस में कामकाज बंद कर दिया है। लगातार जो है पाबंदियां लगाई जा रही हैं रूस पर। आर्थिक पाबंदियों के इसी कड़ी में फ्रांस के बड़े बैंक रूस ने रूस में अपना कारोबार बंद कर दिया है। नीरज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, खुद वो रूस के मॉस्को में ही मौजूद हैं। नीरज, अब सवाल यही उठता है कि क्या इन पाबंदियों से पुतिन झुकेंगे, कोई नुकसान पहुंचेगा पुतिन को? बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जो जिस तरह की पाबंदियां जो यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज लगा रही हैं रूस के ऊपर, उसका असर क्या होगा, जो आम लोग हैं उनके ऊपर किस तरह का असर पड़ेगा। क्योंकि जब हम यहाँ पर आए हैं तो हमने खुद देखा है कि यहाँ पर जितने भी क्रेडिट कार्ड, जो वीज़ा, मास्टर कार्ड्स, ये जितने भी हैं विदेश के, वो सब नहीं काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो रूस के जो व्यापारिक संस्थान हैं, जहाँ से हमने थोड़ा सा कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, तो उन्होंने भी कहा कि अब वो यूरो में या फिर डॉलर्स में भी लेने में भी कतरा रहे हैं। जो करेंसी जो है, सिर्फ और सिर्फ जो रूबल, जो यहाँ की स्थानीय करेंसी है, उससे जो लोग जो हैं वो अपना जो काम कर रहे हैं, काम चला रहे हैं। तो क्या इस तरह के असर, क्योंकि अभी तो जो ये माना जा रहा है कि रूस ने, क्योंकि रूस को, पुतिन को पता था कि उनको अटैक करना है, युद्ध होना है, तो पहले से उन्होंने अपनी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा मजबूत कर लिया था। लेकिन जिस तरह से जो रूस है वो एक ही जगह पर, मतलब कि एक ही जो कनेक्शंस जो हैं उसके, जो व्यापारिक संबंध जो हैं, चाहे वेस्टर्न कंट्रीज़ हो या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ हो, उनके साथ बंद हो गए। उनका असर अभी धीरे धीरे करके अगर दिखाई देगा तो तब किस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं वो रिएक्ट करेंगे, ये सबकी निगाहें इसी ओर लगी हुई हैं। जी नीरज, आपके पास हम अपडेट के लिए आते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। अब आपको दिखाते हैं दिल्ली से आई एक खास तस्वीर। शास्त्री पार्क इलाके की ये तस्वीरें कल की बताई जा रही हैं। आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद हसीब उल हसन नाले की सफाई करने के लिए गंदे पानी में उतर गए। कल की तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर, और इस दौरान उनके साथ पूर्वी दिल्ली नगर निगम के नेता विपक्ष मनोज त्यागी भी मौजूद थे और दोनों ने मिलकर नाले की सफाई की। इस दौरान मनोज त्यागी ने हसीब उल हसन को दूध से भी नहलाया। पहले गंदा पानी और उसके बाद दूधाभिषेक। नाले में आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद नाले में उतर गए और जमकर साफ सफाई की। काफी इस पानी में वो डूबे हुए नजर आए और उसके बाद दूध से उनका स्नान कराया गया। ये दूसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। पूरा ड्रामा आम आदमी पार्टी के नेताओं ने किया। पहले नाले में उतरे, नाले में बिना उतरे भी सफाई की जा सकती थी, लेकिन पहले नाले में उतरे, खुद को गंदा किया और उसके बाद दुग्ध स्नान भी वहां पर किया। ये दो तस्वीरें आपके सामने, आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद जो नाले में उतर गए साफ सफाई करने के लिए और उसके बाद फिर दुग्ध स्नान किया। और विकास, ये तस्वीरें कुछ मूवी के सीन जैसी भी लगती हैं। ऐसा लगता है कि पहले नाली में उतरे, सफाई की और ये पूरा ड्रामा दूध से स्नान तक चला। और फिल्मों में आपने ऐसा देखा होगा, खासतौर से नायक फिल्म में, जब नाले में अनिल कपूर गिर जाता है उसके बाद उसका स्नान दूध से कराया जाता है। कुछ वैसा ही नजारा आम आदमी पार्टी के जो ये नेता हैं उनके साथ भी हुआ। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बिना उतरे भी काम चल सकता था, लेकिन पूरा ड्रामा किया आम आदमी पार्टी के इस नेता ने। देखिए, सारी कवायद दरअसल प्रचार का हिस्सा मानी जा रही है। दिल्ली में नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। क्या है पूरा गणित दिखाते हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए। केंद्र सरकार ने दिल्ली नगर निगम का एकीकरण करने के लिए कैबिनेट में बिल लाया है। संसद में ये पेश होगा, तीनों नगर निगम को एक कर दिया जाएगा। संसद और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये एकीकरण होगा, यानी कि संसद में जब बिल पास हो जाएगा उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये एकीकरण हो जाएगा। विलय के बाद दिल्ली में एक ही नगर निगम होगा और एक ही मेयर होगा। पहले भी दिल्ली में एक ही नगर निगम और एक ही मेयर हुआ करता था। कांग्रेस सरकार के समय नगर निगम को 3 हिस्सों में तोड़ा गया और उसके बाद अब फिर से ज़रूरत महसूस हो रही है कि दिल्ली को एक ही नगर निगम बना दिया जाए। नगर निगम के इसके बाद चुनाव होंगे और उससे पहले ये जो पूरा ड्रामा उसी की कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। नगर निगम के चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी के नेता
अपने आप को जनता का हितैषी दिखाने के लिए नाले में उतर गए और नाले से उतरने के बाद फिर खुद का दुग्ध स्नान कराया। और विकास, जैसा कि आपने कहा कि नाले में उतरने की जरूरत नहीं थी, वैसा ही दूध की जगह अगर साफ पानी से भी स्नान किया जाता तो उतने ही साफ हो जाते नेताजी। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की ये तस्वीरें हैं जब आम आदमी पार्टी के नेता नाले में उतर गए और वहां की सफाई करने में जुट गए। जो तीनों निगम है उनके नाम भी आपको हम बता रहे हैं। एकीकरण इसका करने की कवायद हो रही है, लेकिन उसके पहले कवायद आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा भी की गई नाले को साफ आम आदमी पार्टी के नगर निगम विपक्ष के नेता, इनके कहने पर नगर निगम भी इसको साफ कर सकता था, लेकिन नेताजी को तो पूरा ड्रामा करना था, सो किया। वीरभूम के रामपुर हाट में टीएमसी नेता की हत्या के बाद हुई हिंसा में 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। वीरभूम हिंसा में अब तक 22 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मौके की तस्वीरें आपके सामने हैं। घर में ताला बंद करके आग लगा दी गई थी, जिसकी वजह से 8 लोग एक ही घर में जिंदा जल गए। इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। अब इस घटना को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। तमाम राजनीतिक दल हाय तौबा मचने के बाद रामपुर हाट पहुंच रहे हैं। और ये देखिए, सीपीएम के नेता रामपुर हाट पहुंचे हैं उस जगह का मुआयना करने जहां पर जिंदा लोगों को जला दिया गया था। इस पूरी घटना पर सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चुप्पी अभी भी नहीं टूटी है। वीरभूम हिंसा को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रतिनिधिमंडल को मौके पर मुआयना करने के लिए भेजा है। बीजेपी की टीम भी आज जाएगी। इसमें उनके 50 विधायक, पार्टी के कई सांसद और कई बड़े नेता उसमें शामिल होंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।